बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल को स्टडी करेंगे। मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल को स्टडी करने से पहले हम टर्म प्रोजेक्टाइल को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। प्रोजेक्टाइल हम किसी ऐसे पार्टिकल को कहते हैं, आप किसी भी पार्टिकल को थ्रो करते हैं अंडर ग्रेविटी, तो चाहे आप अगर आप किसी हाइट पे खड़े हैं तो हाइट पर खड़े होने पर अगर आप उसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में भी थ्रो करें, लेट से आप इस हाइट पे खड़े हैं और इस हाइट से इस एक पार्टिकल को फेंक रहे हैं, तो वो पार्टिकल सीधा जाने की बजाय हमारी एक्सपेक्टेशन यही होती है कि पार्टिकल जो मोशन करेगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होंगी। लेकिन क्योंकि ग्रेविटी मौजूद है तो ग्रेविटी की वजह से पार्टिकल जो है वो कभी भी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगा, बल्कि उसकी मोशन इस तरह कर्व हो जाएगी। ठीक है। या फिर समटाइम हम ऐसा भी करते हैं कि हम चीज़ों को किक करते हैं, जैसे कि फ़ुटबॉल खेलते वक्त हम करते हैं कि फ़ुटबॉल को आप ज़मीन से जब किक करते हैं तो उसको किक करने पर नॉर्मली जो पाथ तय करता है वो इस तरह से होता है। ठीक है। तो इस तरह से किसी भी पार्टिकल की मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ठीक है। क्योंकि ग्रेविटी की वजह से हमने बेशक जो भी चीज़ है उसे जो किक किया वो ऊपर की जानिब की है, लेकिन वो ऊपर की जानिब नहीं जाएगा बल्कि आहिस्ता आहिस्ता वापस नीचे आने लग पड़ेगा ड्यू टू ग्रेविटी। तो किसी भी पार्टिकल की ग्रेविटी के अंडर ओब्लीक मोशन को हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, प्रोजेक्टाइल की खास बात यह है कि जब भी पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन शो करता है तो उस वक़्त वो जो पाथ फॉलो करता है वो पैराबोलिक पाथ है, इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला मूव करता है। तो अगर इस आर्टिकल को हमें अच्छे से समझना है और प्रोजेक्टाइल की ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन ड्राइव करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले पैराबोला को अंडरस्टैंड करें, क्योंकि पैराबोलिक पाथ तय कर रहा है ये। मुझे इस पाथ के लिए एक इक्वेशन, जिस तरह अगर कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह अगर पैराबोलिक पाथ कवर कर रहा है तो पैराबोलिक पाथ कवर करते हुए हम कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, सबसे पहले इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है। और जो केस हम अंडर कंसिडरेशन रखेंगे वो ये वाला केस है कि एक पार्टिकल है, उसे हमने ज़मीन से किक किया है, जैसे कि फ़ुटबॉल है, और इस तरह की मोशन वो परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। अगर इस तरह की मोशन परफॉर्म कर रहा है तो ये जो पैराबोला है ये डाउनवर्ड पैराबोला है। ठीक है। तो डाउनवर्ड पैराबोला के लिए अगर हम एक फिगर जनरेट करें अपने पास इसको समझने के लिए, लेट्स से एक पार्टिकल है, फ़िलहाल हम जर्नल इक्वेशन ड्राइव कर लेते हैं पैराबोला के लिए, डाउनवर्ड मोशन के लिए, डाउनवर्ड पैराबोला की मोशन के लिए। ठीक है। तो लेट्स से कि ये हमारे पास एक पैराबोला है। हर पैराबोला में एक खूबी होती है कि इसमें एक फोकस पॉइंट होगा। ठीक है। फोकस पॉइंट को हम नॉर्मली एफ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है। लेट्स से जो पार्टिकल है वो यहाँ पर है, उसे हम पी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है। तो हम किसी भी शेप को पैराबोला नहीं कह सकते। पैराबोला एक ऐसी शेप को कहेंगे कि जितना फासला इस पी पार्टिकल का फोकस के साथ है उतना ही फासला एक स्ट्रेट लाइन पैराबोला के जो फोकस के ऑपोजिट डायरेक्शन में, कह लें फोकस के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन मौजूद होगी। इस स्ट्रेट लाइन को हम डायरेक्ट्रिक्स का नाम देते हैं। ठीक है। जितना फासला पैराबोला फोकस से तय कर रहा है उतना ही फासला इस पॉइंट को एम कह लेते हैं, उतना ही फासला तय कर रहा हो पार्टिकल इस लाइन से, जिसे हमने नाम दिया है डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है। आप यहाँ से फोकस के साथ अगर आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें बिल्कुल सीधी, तो ये जो पॉइंट आ रहा है इसे हम वर्टेक्स ऑफ पैराबोला कहते हैं। ठीक है। वर्टेक्स ऑफ पैराबोला को अगर आप ज्वाइन कर ले लाइन के साथ तो इस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं ए पॉइंट से। ठीक है।
आम तौर पर F से V तक फासला और V से A तक फासला दोनों बराबर होते हैं। तो लेट्स से इस फासले को नाम दे लेते हैं स्मॉल a। इस फासले क्योंकि दोनों बराबर हैं तो दोनों का सेम नेम रखा जा सकता है। उसके बाद ये पॉइंट वर्टेक्स पॉइंट है। तो वर्टेक्स पॉइंट किस तरह से देखें, ये एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से ज्वाइन हो रहा है और जहाँ पर जो पॉइंट आ रहा है लेट्स से वो पॉइंट के है। इसी तरह ये वर्टेक्स पॉइंट ज्वाइन कर रहा है एक्स एक्सिस को। जब एक्स एक्सिस से ज्वाइन कर रहा है तो इसे नाम दे देते हैं एज का। ठीक है, तो इसे देखते हुए अगर हम फोकस पॉइंट को नाम देना चाहें, ये फोकस पॉइंट है। देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई हमने कहा है कि ए है और अगर इस पॉइंट पे आना है तो वो किस तरह, ये टोटल लंबाई हमारे पास के है। अगर के में से ए को निकाल दें तो ये पॉइंट आ जाएगा। तो ये पॉइंट बेसिकली क्या बन जाएगा, के माइनस ए। ठीक है, जबकि फोकस के लिए भी एक्स एक्सिस का पॉइंट हमारे पास एच ही है। ठीक है, तो बेसिकली हम पैराबोला किस तरह की फिगर को कहेंगे, एक ऐसी फिगर जिसमें पार्टिकल का जितना फासला फोकस से है, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम फोकस इक्वल हो डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो तब हम कहते हैं कि हमारी दी गई फिगर पैराबोला है। हर पैराबोला के पास वर्टेक्स है। इस वक्त हमारे पास वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं एक्स एक्सिस की तरफ से एच और वाई एक्सिस की तरफ से के। ठीक है, जबकि अगर हम फोकस के कोऑर्डिनेट्स देखें तो फोकस के लिए कोऑर्डिनेट है हमारे पास एक्स एक्सिस तरफ से एच, जबकि वाई एक्सिस की तरफ से के माइनस ए। इसके हमने यहाँ पर नोट किया है कि एफ से वी तक फासला बराबर है वी से ए तक फासले के। ठीक है, उसके बाद अगर हम इस पैराबोला के लिए जर्नल इक्वेशन लिखना चाहें तो जर्नली, क्योंकि ये डाउनवर्ड पैराबोला है, तो डाउनवर्ड पैराबोला के लिए जो इक्वेशन होती है हमारे पास वो ये है x माइनस एच। एच यहाँ पर वर्टेक्स पॉइंट है एक्स एक्सिस, क्योंकि पैराबोला हमने ओरिजिन पे नहीं ड्रॉ किया। जब ओरिजिन पे ड्रॉ करते हैं तो उस वक्त एच की वैल्यू 0 आ जाती है अगर वर्टेक्स ओरिजिन पे हो, इक्वल टू -4a y माइनस के स्क्वायर। ठीक है, अगर पैराबोला यहाँ की बजाय वर्टेक्स यहाँ की बजाय यहाँ हो और हम इस पॉइंट पे पैराबोला ड्रॉ करें तो उस वक्त के की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो ये जर्नलाइज इक्वेशन है कि पैराबोला कहीं पर भी आपने ड्रॉ किया हो, एच और के की वैल्यू इंसर्ट करने पर हम इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब हमने प्रोजेक्टाइल की मोशन के लिए कैलकुलेशन करनी है तो वहाँ भी सबसे बड़ा टारगेट हमारे लिए एच और के की वैल्यू ही फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है 4a को हम कहते हैं लेटेस्ट रिएक्टम। लेटेस्ट रिएक्टम बेसिकली डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल एक लाइन है जो फोकस में से पास हो रही है इस तरह से। जैसे सी और इस पॉइंट को डी कह सकते हैं। ठीक है, और इस लाइन की जो लेंथ है, लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ है वो 4a है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं इक्वेशन ड्राइव करने की तरफ। हम ये देखना चाहते हैं अगर एक पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करने पर जो वो पाथ फॉलो करता है, पाथ को ही हम ट्रेजेक्ट्री का नाम देते हैं। ठीक है, आप पाथ कह लें या ट्रेजेक्ट्री कह लें। जो पाथ फॉलो करता है उस पाथ के लिए, उस ट्रेजेक्ट्री के लिए हम एक इक्वेशन ड्राइव करना चाहते हैं। तो उस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए दोबारा फिगर ड्रॉ करते हैं।
कि अब हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैलकुलेट करने के लिए अपने माइंड में एक एग्जांपल अज्यूम कर लें कि लेट से हमारे पास एक फुटबॉल है, हम उसे किक कर रहे हैं। जब हम उसे किक करेंगे तो वो जो पाथ कवर करेगा वो पाथ हमारे पास इस शक्ल में आ जाएगा। ठीक है, अब जारी बात है एक्स एक्सिस पे हमेशा हमने टाइम को एक्स एक्सिस से हमेशा हम टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि वाई एक्सिस हम यहाँ पर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, जब भी कोई पार्टिकल कर्व पाथ तय करता है, स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा रिप्रेजेंट की जाती है अलोंग द टेंजेंट। तो लेट्स से जो इनिशियल वेलोसिटी हमारे प्रोजेक्टाइल को दी गई है वो v0 है। ठीक है, और ये जो वेक्टर है टेंजेंट वेक्टर, ये जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, इस एंगल को हम नाम देते हैं अल्फा का। ठीक है, अगर हम इस वेलोसिटी के वेक्टर को रिजॉल्व कर लें कंपोनेंट्स में, तो कंपोनेंट में रिजॉल्व करने पे आपको यहाँ पर दो कंपोनेंट मिल जाएंगे। एक जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, जिसे हम कह सकते हैं v0 cos अल्फ़ा, दूसरा वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, जिसे हम कह सकते हैं v0 sin अल्फ़ा। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, अब ये वेक्टर हमें यही बता रहा है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितनी वेलोसिटी इस्तेमाल हो रही है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी की क्या वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी को डिस्कस कर लेते हैं। जब हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी को लिखा जा सकता है dx बाई dt। देखिए, हमें पता है कि वेलोसिटी जो भी तय करदा फासला होता है उसका टाइम के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है। तो क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम सिर्फ डिस्कशन करने लगे हैं, तो dx बाई dt वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर हमने कहा है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग किसी भी तरह का कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है। ठीक है, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं इसमें कि जो एयर है, एयर रेजिस्टेंस वो ज़ीरो है। ठीक है, अगर एयर रेजिस्टेंस ज़ीरो है तो इस केस में फिर जो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट है, इसके मुखालिफ अमल करने वाली कोई फोर्स नहीं है। अगर ऐसा है तो ये जो वेलोसिटी का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, इसकी वैल्यू में कोई कमी नहीं आएगी। तो फिर dx बाई dt की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी v0 cos अल्फ़ा। ठीक है, अब y कंपोनेंट की तरफ आ जाते हैं। y कंपोनेंट में देखें कि हम कहते हैं कि प्रोजेक्टाइल एक ऐसी मोशन है जो अंडर ग्रेविटी है। अंडर ग्रेविटी है तो इसका मतलब है कि y कंपोनेंट जो है उसके y कंपोनेंट अगर y कंपोनेंट की मदद से ये प्रोजेक्टाइल ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये वापस ग्राउंड की तरफ आ जाता है। तो y कंपोनेंट की जो मोशन है वो पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रही है। यहाँ पे कम है, फिर यहाँ पे बढ़ना शुरू हो गई, फिर यहाँ पे ज़्यादा, फिर इस कम होती जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता अगेन ज़ीरो पे ड्रॉप हो गई है। तो इसका मतलब है कि y कंपोनेंट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव नहीं कर रहा। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव नहीं कर रहा, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो मीन एसेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। और एसेलरेशन क्यों आ रही है? ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की जो एसेलरेशन है अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ वो हमेशा यूनिफॉर्म होती है। तो अगर यूनिफॉर्म एसेलरेशन का केस है तो हम वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और अंडर ग्रेविटी केस है तो एसेलरेशन की वैल्यू ग्रेविटी ड्यू टू ग्रेविटी होगी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने ये सीखी हुई है कि वी.एफ किसी भी पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी इक्वल होती है उसकी इनिशियल वेलोसिटी प्लस जी टी के। अब यहाँ पे देखें, जो फाइनल वेलोसिटी हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कौन से कंपोनेंट की है? वो y कंपोनेंट की है। तो y कंपोनेंट की फाइनल वेलोसिटी को लिख सकते हैं dy बाई डी टी इक्वल, और जो इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है y एक्सिस के अलॉन्ग, उसकी वैल्यू है हमारे पास v0 sin अल्फ़ा। ठीक है,
जबकि जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पर है -g। -g इस वजह से कि जब हम चीज़ों को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो ग्रेविटी की वैल्यू नेगेटिव कंसिडर होती है, जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे आ रही हो तो ग्रेविटी की वैल्यू पॉजिटिव कंसिडर होती है। सो ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पर आ गई माइनस, क्योंकि हम बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ मूव करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और टाइम t एज इट इज़। ठीक है, इस इक्वेशन की मदद से हमने ये फॉर्मेशन लिखी है। तो फिर यहाँ पर dy/dt इक्वल है v0 साइन अल्फ़ा माइनस gt के। ठीक है, ग्राफ से बेसिकली हमें ये दो इक्वेशन ही ड्राइव करनी थी। ठीक है, ये दो इक्वेशन ड्राइव करने के बाद अब हम x और y की वैल्यू कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड हैं। इसे इक्वेशन 1 कह लें, और ये जो इक्वेशन आपके पास आई है इसे इक्वेशन 2 का नाम दे लें। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट कर ले। तो जब हमने इंटीग्रेट करना होता है तो इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहला काम ये होता है कि हम वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, dx इक्वल है v0 cos अल्फ़ा dt। इंटीग्रेट कर ले, इंटीग्रल dx इज इक्वल टू, अब v0 cos अल्फ़ा कांस्टेंट है वो बाहर ही रहेगा, इंटीग्रल dt। तो यहाँ से इंटीग्रल dx की वैल्यू आ जाती है हमारे पास x, v0 cos अल्फ़ा इसी तरह, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन a। ठीक है, इसे नाम दे लें इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है, जिस तरह हमने इस इक्वेशन को इंटीग्रेट किया है बिल्कुल इसी तरह इस इक्वेशन नंबर 2 को भी इंटीग्रेट कर लें। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2, तो सबसे पहले इधर भी वेरिएबल को सेपरेट करें, dy इज इक्वल टू v0 साइन अल्फ़ा माइनस gt dt। इंटीग्रल dy इज इक्वल टू v0 साइन अल्फ़ा में t कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, ये कांस्टेंट है, v0 साइन अल्फ़ा इंटीग्रल dt इन दोनों के साथ है, माइनस g कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रल t dt। इस इक्वेशन को हम फर्दर लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू v0 साइन अल्फ़ा इंटीग्रल dt t आ जाएगा, माइनस g इसी तरह यहाँ पर देखिए पावर रूल लग जाएगा इंटीग्रेशन का, t²/2 प्लस b कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसे इक्वेशन 4 का नाम दे लें। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, एक इक्वेशन 3 जो x की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, और एक इक्वेशन 4 जो y की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इन दो इक्वेशन में हम a और b की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इनिशियल कंडीशन पे चले जाएंगे। इनिशियल कंडीशन जब टाइम 0 है, जब टाइम 0 था तो पार्टिकल ने ना ही x एक्सिस के अलॉन्ग कोई मोशन की थी, ना ही y एक्सिस के अलॉन्ग। तो x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0 थी। ठीक है, तो इस इक्वेशन का इस्तेमाल करें तो यहाँ से बाय इक्वेशन 3 में ये सारी वैल्यू इंसर्ट करें तो x की जगह आ जाएगा 0, v0 cos अल्फ़ा t की जगह आ जाएगा 0 प्लस a। 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो 0 ही रह जाता है, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 0।
ठीक है। इसी तरह जब इक्वेशन 4 में ये वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, बाय इक्वेशन 4 y की जगह 0, v नॉट साइन अल्फ़ा, t की जगह 0 माइनस g, यहाँ भी t की जगह 0 प्लस b। तो ये भी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई हो रही है, ये वैल्यू भी 0 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो ओवरऑल b की वैल्यू फिर हमारे पास आ जाएगी 0। ठीक है। अब a और b की ये वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 और नंबर 4 में। देन 3 and 4 बिकम, x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी v नॉट कॉस अल्फ़ा t, जबकि y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास v नॉट साइन अल्फ़ा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लिख लेते हैं रीअरेंज करके, 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है। अब ये जो इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 आ गई हमारे पास। इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 एक्चुअली पैरामेट्रिक इक्वेशन है। अब इन पैरामेट्रिक इक्वेशन को यूज़ करके हम जनरलाइज इक्वेशन की तरफ जाना चाहते हैं। ठीक है। पैरामेट्रिक इक्वेशन में से हमने बेसिकली टारगेट हमारा क्या है, टी को एलिमिनेट करना, टी को एलिमिनेट करना और एक ऐसी इक्वेशन बनाना जो सिर्फ एक्स और वाई के टर्म में हो। ठीक है। तो टी को एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले बाय इक्वेशन 5 का इस्तेमाल करें। यहाँ से टी की वैल्यू बन सकती है, आसानी से लिखा जा सकता है टी इज़ इक्वल टू ये वी नॉट कॉज अल्फ़ा इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो वैल्यू आ गई एक्स बाय वी नॉट कॉस अल्फ़ा। ये जो टी की इक्वेशन बनी है इसे इंसर्ट कर दें 6 में। जब इक्वेशन 6 में आप इसे इंसर्ट करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास y इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फ़ा, t की जगह x बाय वी नॉट कॉस अल्फ़ा माइनस 1/2 इसी तरह, g इसी तरह, और यहाँ पर इसे रेस कर लेते हैं x बाय वी नॉट कॉस अल्फ़ा स्क्वायर। मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिख लें, वी नॉट से कैंसिल हो गया, इसे लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा बाय कॉस अल्फ़ा एक्स माइनस पास जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है। अब इस इक्वेशन में देखें तो हमें टी कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, हमने टी को एलिमिनेट कर दिया है। अब आखिरी काम क्या करना है, हम देखना चाहते हैं कि क्या इस इक्वेशन वही जर्नलाइज फॉर्म है जो अभी अभी हमने पैराबोला के लिए लिखी थी। उस जर्नलाइज फॉर्म में हमने देखा था कि a माइनस एच का स्क्वायर था इक्वल -4a y माइनस के, ये वैल्यू थी हमारे पास। हम अपनी इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, मींस के जो भी x वाली वैल्यू है उसका स्क्वायर आ जाए। तो हम देख रहे हैं कि इधर ये जो x के साथ जो टर्म आ रही है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये एक तरह से। ठीक है। तो हम इसे स्क्वायर को मुकम्मल करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं स्क्वायर को। ठीक है। और दूसरी तरफ y के लिए वैल्यू देखना चाह रहे हैं। लास्ट इक्वेशन आई है हमारे पास, इसे रीअरेंज कर लेते हैं ये। ठीक है। यहाँ से हमने अपनी इक्वेशन को रीअरेंज करके लिख लिया है, g बाय 2 वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा एक्स स्क्वायर माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा एक्स वाली वैल्यूज़ एक तरफ कर ली हैं इक्वल टू माइनस वाई। अब यहाँ पर हमारा टारगेट ये है कि हम इस स्क्वायर को कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक है। कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए सबसे पहला रूल ये है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू है उसे 1 होना चाहिए। ठीक है। तो अगर मैं g बाय
2v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को यहाँ से हटाना चाह रही हूँ, तो इसे यहाँ से हटाने के लिए इस सारी इक्वेशन को मुझे इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। देन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय जी। तो जब पहली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 2v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय जी मल्टीप्लाई बाय जी बाय 2v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा एक्स स्क्वायर, ये सारी वैल्यू कैंसिल हो गई। माइनस 2v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय जी मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फ़ा बाय कॉस अल्फ़ा एक्स इक्वल 2v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय जी मल्टीप्लाई बाय माइनस वाई। ठीक है, यहाँ से देखें ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है, ये कॉस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिलेशन के बाद इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर, ये सारी वैल्यू कैंसिल हो गई, सिर्फ एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस यहाँ से देखिए इसे रीअरेंज कर लें, ये 2v0 स्क्वायर, इस 2 को अगर हम यहाँ लिखने की बजाय इस 2 को कॉस और साइन के साथ रीअरेंज कर लें तो हमें पता है 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा ट्रिग्नोमेट्री में इक्वल होता है साइन 2 अल्फ़ा के। ठीक है, तो 2 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, इसकी जगह फिर हम लिख सकते हैं साइन 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय जी, और ये एक्स वैल्यू एज इट इज़ इक्वल्स टू माइनस 2v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय जी और y एज इट इज़। ठीक है, ठीक है, इस स्टेप में हमने सिर्फ पहला काम किया है कि हमने x के साथ जो वैल्यू आ रही थी उसे ख़त्म किया है और इधर कोफिशिएंट 1 बनाया है। अब कोफिशिएंट यहाँ पर 1 हो गया है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि जो भी वैल्यू आपके पास होती है x के साथ उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करें 1/2 से, मल्टीप्लाई बाय v0 स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा बाय जी, उसका स्क्वायर ले लें और उसे ऐड कर लें बोथ साइड। ठीक है, जब आप इस वैल्यू को बोथ साइड ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab या माइनस a, ये प्लस या माइनस दोनों में हो सकता है, प्लस b स्क्वायर। हम इस फॉर्मूले को कंप्लीट करना चाह रहे हैं। जैसे ये फार्मूला कंप्लीट होगा हम लिख सकेंगे a माइनस बी का, अगर माइनस है तो माइनस के लिए, प्लस है तो प्लस के लिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है तो इसलिए हमारा जो फॉर्मूला है वो सिर्फ माइनस के लिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस v0 स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा बाय जी एक्स प्लस v0 स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा बाय 2g का स्क्वायर इक्वल, ये वैल्यू देखेंगे माइनस 2 v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा y बाय जी, इसमें इधर भी ऐड कर दें, प्लस v0 स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा बाय 2g का होल स्क्वायर। ठीक है, इस इक्वेशन के दोनों तरफ इधर भी ऐड कर दिया हमने इस टर्म को और इस तरफ भी ऐड कर लिया।
ठीक है, जब इसको ऐड करेंगे तो ये a का स्क्वायर, b स्क्वायर और ये 2ab वाली टर्म है। देखें 2a वाली b वाली किस तरह, देखें इसकी जगह x ऑलरेडी मौजूद है, a मौजूद है, ठीक है, b है यहाँ पर, तो यहाँ पे हमें 2 चाहिए, तो 2 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। जब आप ऐसा करेंगे तो ये 2 फार्मूले का 2 और ये सारी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, b आ जाएगी। तो ऑटोमेटिकली जब आप इस टेक्निक से वैल्यू यहाँ पर ऐड करेंगे तो जो वैल्यू बनेगी वो परफेक्ट स्क्वायर ही होगी। तो इसे लिख सकते हैं x माइनस वी नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा बाय 2g का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो सारा काम है वो दूसरी तरफ रह गया है, हमें इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। माइनस 2 वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा वाई बाय जी प्लस वी नॉट स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा वी नॉट 4 साइन 2 अल्फ़ा का स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 अल्फ़ा और 2g का स्क्वायर लेंगे तो वो 4g स्क्वायर। अब यहाँ से हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ y चाहिए, y के साथ कोई वैल्यू नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये जो y वाला फैक्टर है इसे कॉमन निकाल लेते हैं। जब इसे कॉमन निकालेंगे माइनस 2v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय जी, तो यहाँ पर सिर्फ रह जाएगा y। अब क्योंकि ये फैक्टर यहाँ मौजूद नहीं है तो इसके रेसिप्रोकल से इसे मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस वी नॉट 4 साइन स्क्वायर 2 अल्फ़ा बाय 4g स्क्वायर, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे g बाय माइनस 2 वी नॉट स्क्वायर कॉस अल्फ़ा के साथ। सिंप्लीफाई करके लिखते हैं x माइनस वी नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 2g होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2 वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय जी वाई। यहाँ से देखें ये प्लस और ये माइनस माइनस आ जाएगा, इधर से वैल्यू आ गई हमारे पास वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 अल्फ़ा को लिखा जा सकता है साइन 2 अल्फ़ा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास वैल्यू आ रही है 4 2 ज़ा 8 जी कॉस अल्फ़ा। इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, माइनस 2 वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय जी एज इट इज़ वाई एज इट इज़ माइनस वी नॉट स्क्वायर, इसी तरह साइन 2 अल्फ़ा को लिखा जा सकता है 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8g कॉस अल्फ़ा माइनस 2 वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय जी वाई माइनस वी नॉट स्क्वायर 2 का स्क्वायर लेंगे वो आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 8g कॉस अल्फ़ा। यहाँ से ये कॉस अल्फ़ा कैंसल आउट हो गया, 4 2 ज़ा 8 कैंसिल, यहाँ से भी कैंसिलेशन हो गई। अब हमारे पास वैल्यू जो रिमेनिंग रह जाती है वो क्या है, माइनस 2 वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय जी वाई माइनस वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2g, और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ x माइनस वी नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा बाय 2g। ठीक है, तो देखें ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है।
इस इक्वेशन को अगर हम जो शुरू में हमने जर्नल इक्वेशन पढ़ी थी पैराबोला की, उसके साथ कंपेयर करें तो उसके साथ कंपेयर करने पे देखें वो थी x माइनस एच होल स्क्वायर इक्वल्स -4a y माइनस के। तो अगर हम यहाँ से इन दोनों को कंपेयर करें तो कंपेयर करने पे आप देखेंगे कि ये वैल्यू बराबर आ रही है 4a के, और 4a हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम है, लेटेस्ट रेक्टम बराबर है 4a के, जो कि बराबर है यहाँ पर 2v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय g। यहाँ से हम a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। a को इधर ही रहने दें तो 2v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय 4g, 4 इधर आके डिवाइड हो गया, कैंसिल आउट हो जाए 2 आ जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ जाती है v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2g। ठीक है, जिस तरह हमने a की वैल्यू कैलकुलेट की है, यहाँ से हम h और k को भी कंपेयर कर सकते हैं। देखें x माइनस एज इट इज़ h की जगह यहाँ पर क्या आ गया है v0 स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा बाय 2g, और k की जगह देखें यहाँ पे क्या आ रहा है v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2g। ठीक है, तो इन दोनों को देखते हुए हम बड़ी आसानी से वर्टेक्स ऑफ पैराबोला कैलकुलेट कर सकते हैं, या क्योंकि पैराबोला एक पाथ तय हुआ है तो ट्रेजेक्ट्री एक पैराबोला है, तो उसका जो वर्टेक्स है वो हमारे पास बराबर होता है एच के। तो यहाँ पर एच की वैल्यू आई है हमारे पास v0 स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा बाय 2g, जबकि के की वैल्यू v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2g। ठीक है, वर्टेक्स के बाद हम कैलकुलेट करना चाहते हैं फोकस पॉइंट की वैल्यू। फोकस को हमने f से रिप्रेजेंट किया था और उसकी जर्नल फॉर्म हमने लिखी थी h k माइनस a। तो यहाँ पर h की जगह तो v0 स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा बाय 2g आ जाएगा, k की जगह v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2g माइनस, और a की जगह हमारे पास वैल्यू आई है जो अभी अभी हमने कैलकुलेट की थी v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2g। f बराबर आ जाएगा v0 स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा बाय 2g। इसे सिंप्लीफाई कर लें, 2g इन दोनों में कॉमन आ रहा है v0 स्क्वायर, एक v0 स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, दूसरा माइनस कॉमन ले लें, माइनस v0 स्क्वायर। माइनस कॉमन लेने से ये होगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा पहले आ जाएगा और साइन के साथ साइन माइनस हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा v0 स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा बाय 2g माइनस v0 स्क्वायर कॉस 2 अल्फ़ा बाय 2g। तो ये फोकस पॉइंट के लिए वैल्यू आ जाती है हमारे पास। हाइट बेसिकली वो मैक्सिमम ऊंचाई है जो एक प्रोजेक्टाइल अटेन करता है ड्यू टू इट्स मोशन। जैसे हमने फिगर बनाई थी तो उस फिगर में हमने इस तरह से बात की थी, तो यहाँ पर ये जो मैक्सिमम ऊंचाई इसने अटेन की है यही इसकी हाइट है। हमारे पास ये जो वैल्यू है ये एक्चुअली के की वैल्यू है जो वाई एक्सिस के साथ ज्वाइन करती है। तो फिर हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल हमारे पास क्या आ जाएगी जो के की वैल्यू आई है, वो इक्वल है उसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम 8 से, और वो बराबर आ जाएगी
वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2g। मैक्सिमम हाइट जो h आ रहा है वो बेसिकली k की वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस तय हुआ है हमारे ग्राफ के अकॉर्डिंग वो डिस्टेंस ओरिजिन से k तक है, k पॉइंट तक। इसी तरह जिस तरह हमने मैक्सिमम हाइट देखी है तो हमने कहा था कि फोकस से कुछ फासले पे एक लाइन है जिसे हमने डायरेक्ट्रिक्स का नाम दिया था, और इट्स डायरेक्ट्रिक्स तक फासला कितना होगा। अगर यहाँ से लेकर के से फोकस तक फासले को हमने ए रिप्रेजेंट किया था, डायरेक्ट्रिक्स से हमने ए रिप्रेजेंट किया था, ठीक है, जहाँ पे टच कर रही थी इस पॉइंट को हमने ए नाम दिया था। तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल डिस्टेंस है, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स तक से फासला, तो वो बराबर आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस के और ये बाकी बचा हुआ डिस्टेंस ए। तो हाइट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी के प्लस ए। तो के की वैल्यू हमारे पास है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2g, और ए की वैल्यू हमारे पास है वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2g। यहाँ से एलसीएम लें, यहाँ पे लिख लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 2g, वी नॉट स्क्वायर दोनों में कॉमन है, वी नॉट स्क्वायर बाहर, अंदर रह जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमें पता है कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ये वेरी फर्स्ट बेसिक फार्मूला ये इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ से के प्लस ए की वैल्यू हमारे पास आ जाती है वी नॉट स्क्वायर बाय 2g। तो हाइट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे वी नॉट स्क्वायर बाय 2g से। उसके बाद हम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल देखना चाहते हैं। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल होती है जो एक्स एक्सिस के अलोंग फासला तय करता है प्रोजेक्टाइल। तो एक्स एक्सिस के अलोंग वो फासला जो जब मोशन शुरू हुई थी उससे लेकर ज़मीन पे टकराने तक जो टोटल डिस्टेंस होता है वो हमारे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है। तो यहाँ पर जब हमने हाइट कैलकुलेट की थी तो उसके लिए जो पॉइंट आ रहा था वो एज था, और वो तकरीबन दरमियानी पॉइंट होता है, ठीक है। तो अगर ये एज है तो बाकी भी हमारे पास यहाँ पर एज ही रहेगा। तो बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि जो रेंज आ रही है प्रोजेक्टाइल की वो 2h के बराबर है, 0.2h, डिस्टेंस OH कह लें। तो फिर रेंज हमारे पास आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय h की वैल्यू हमारे पास आई थी वी नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा बाय 2g। तो यहाँ से ये 2:2 से कैंसल आउट हो जाएगा। रेंज को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं कैपिटल R से। तो रेंज की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ रही है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा बाय g, ठीक है। अगर हम ये पता करना चाहते हैं कि कोई भी प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम रेंज कब तय करेगा तो उसकी डिपेंडेंस एक्चुअली इस एंगल पे होती है, ठीक है। हमें पता है कि साइन अल्फ़ा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो जिस वक्त साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू 1 होगी उस वक्त हमारा प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम रेंज कवर करेगा। तो यहाँ से हम एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। 2 अल्फ़ा इधर ही रह जाएगा, साइन इनवर्स 1 ये बराबर होता है 90 डिग्री के। 2 अल्फ़ा एज इट इज़, अल्फ़ा 2 से डिवाइड कर लें बोथ साइड तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाती है 45 डिग्री। और अगर आप इसे रेडियन में रिप्रेजेंट करें तो रेडियन में 45 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं π/4। तो जिस वक्त एंगल की वैल्यू π/4 होगी हमारा प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम रेंज तय करेगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जिस वक्त साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू 1 होगी। अगर आप साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू 1 इंसर्ट करते हैं तो मैक्सिमम रेंज के लिए फॉर्मूला आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर बाय g, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं टाइम ऑफ लाइट।
टाइम ऑफ फ्लाइट से मुराद वो टाइम है जब तक प्रोजेक्टाइल हवा में रहा है, ज़मीन से टकराने से पहले पहले तक जो टाइम है। तो ज़मीन से टकराने तक जो टाइम है वो हम सेकंड इक्वेशन जो हमने ड्राइव की थी y इज़ इक्वल टू y की वैल्यू उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। v नॉट साइन अल्फ़ा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। देखें, जब प्रोजेक्टाइल ज़मीन से टकरा जाएगा तो ज़मीन से टकराने पर ये जो हाइट y है ये इक्वल आ जाएगी ज़ीरो के। अगर ये ज़ीरो के इक्वल आ रही है तो यहाँ से ये वैल्यू इंसर्ट कर लें। ज़ीरो इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फ़ा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। टी कॉमन ले लें या इसे इक्वलिटी के दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें, ऐसे भी कर सकते हैं। वी नॉट साइन अल्फ़ा टी इज़ इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ से ये टी से कैंसिल हो गया। वी नॉट साइन अल्फ़ा इक्वल आ जाएगा हाफ जी टी से। हमें टी की वैल्यू फाइंड करनी है तो टी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ये टू इस तरफ मल्टीप्लाई कर दें, टू वी नॉट साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय जी। तो ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, ये हमें टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल बताएगी।